हाय एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएससी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एकेडमिक्स फॉर सीएससी के द्वारा इस समय बीपीएससी मेंस आरटीआई कॉपी की सीरीज को आप लोगों के साथ डिस्कस किया जा रहा है। ये जो बीपीएससी मेंस आरटीआई की कॉपी है वह 63rd बीपीएससी में सिलेक्टेड स्टूडेंट की कॉपी है और इसके पूर्व के वीडियो में हमने जीएस पेपर 2 सेक्शन 1 यानी कि इंडियन पॉलिटी से संबंधित प्रश्न को हमने डिस्कस किया था और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जीएस पेपर 2 सेक्शन 2 के अंतर्गत इंडियन एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रश्न होगा। जीएस पेपर 2 सेक्शन 2 के अंतर्गत इंडियन ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी हम सभी को बीपीएससी मेंस के अंतर्गत पढ़नी है और आज उसी सेक्शन के अंतर्गत इंडियन एग्रीकल्चर टॉपिक को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इससे संबंधित हम लोग प्रश्न को देखेंगे और इस प्रश्न से संबंधित उनके द्वारा क्या आंसर लिखी गई थी और कितने मार्क्स प्राप्त हुए हैं, इन सभी चीज़ों का हम लोग इसमें देखेंगे। सबसे एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है, जीएस एकेडमिक्स फॉर सीएससी के द्वारा 67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सेक्शन की 100 मॉडल आंसर को आप सभी के लिए तैयार किया जा रहा है और 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के समाप्त होते ही जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 इन दोनों सेक्शन को मिलाकर 100 मॉडल आंसर को आप सभी के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा और आप सभी इसे मिनिमम प्राइस पर परचेज कर सकते हैं। इससे संबंधित सूचना आप सभी को यूट्यूब पर और टेलीग्राम ग्रुप में भी आप सभी को सूचना दी जाएगी। वैसे स्टूडेंट जो अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ नहीं पाए हैं, वे यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप सभी उसे ज्वाइन कर लें और इसका पीडीएफ भी ग्रुप में भेज दिया जाएगा। चलिए डिस्कशन प्रारंभ करते हैं प्रश्न का। जो आज का हमारा डिस्कशन का जो हमारा प्रश्न होगा वह प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए उन्हें दूर करने हेतु सुझाव दें। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते समय आप लोग ध्यान दीजिए कि जो प्रश्न में जो की पॉइंट्स है उन की पॉइंट्स को आप लोग छांट सके ताकि उसी की पॉइंट्स के बेस पे आपको आंसर लिखनी होगी। तो प्रश्न है कि वर्तमान समय में भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए, यानी कि पहला की पॉइंट है भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या, उन्हें दूर करने हेतु सुझाव दें। प्रश्न का दूसरा की पॉइंट्स है जो समस्या है उनको दूर करने हेतु आपको सुझाव देना है। अगला सेक्शन है, साथ ही भारतीय कृषि के विकास हेतु सरकार के द्वारा चलाए जा रहे प्रमुख कार्यक्रमों की चर्चा करें। प्रश्न 2 सेक्शन में पूछे गए हैं लेकिन प्रश्न आपको कई सारे सेक्शन में लिखना होगा। इंट्रो के बाद आपको भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या को डिस्कस करनी होगी। प्रमुख समस्या को डिस्कस करने के बाद आपको बताना होगा किन समस्या को दूर करने हेतु क्या उपाय किए जा सकते हैं। आपका ओपिनियन देना है, आपके यहाँ पे सुझाव मांगा जा रहा है। इसके बाद आपको लिखना है कि भारतीय कृषि के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन सी कार्यक्रम लॉन्च किए गए हैं या गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके हम लोग डिस्कस करते हैं इस प्रश्न को लेकर। जो हमारे आरटीआई डिस्कशन है चल रहा है अभी बीपीएससी मेंस से रिलेटेड, इसका एकमात्र उद्देश्य है कि आप सभी अपने उत्तर लेखन से संबंधित अभिक्षमता कौशल का विकास कर सकें। इसी उद्देश्य से हमारे द्वारा बीपीएससी सिलेक्टेड स्टूडेंट की आरटीआई कॉपी को जिनमें अच्छे अंक प्राप्त हुए हैं उन सभी प्रश्नों को जिनमें कहा जाता है कि जैसे आज का जो हमारा प्रश्न है उसमें इंडियन एग्रीकल्चर के अंतर्गत इन्हें 23 मार्क्स प्राप्त हुए हैं, जो कि इंडियन पॉलिटी इंडियन जो ज्योग्राफी वगैरह सेक्शन है उसमें बहुत इतने मार्क्स रेयर केस में आते हैं। अच्छे आंसर आपके लिखे रहें तो अच्छे स्वाभाविक है कि अच्छे अंक आपको प्राप्त होंगे। तो इसीलिए मैं प्रश्न डिस्कस कर रहा हूं ताकि आप लेखन अभिक्षमता कौशल का विकास कर सकें। तो आइए प्रश्न का डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हमें भूमिका को लिखना है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। इंडियन एग्रीकल्चर से संबंधित कैसा भी प्रश्न आए, आप पहले भूमिका में सबसे पहली जो पंक्ति है वह आप लिख सकते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। अब यहाँ पे आपको डिस्कस करना होगा कितनी प्रतिशत आबादी एग्रीकल्चर पर है, एग्रीकल्चर का जीडीपी में कितना रोल है, कितनी हिस्सेदारी है, इन सही बातों का आप 1-2 लाइन में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर से संबंधित कैसा भी प्रश्न आए जो एक सदाबहार इंट्रोडक्शन कर सकते हैं किसी प्रश्न में आपका चलेगा, वह यह रहेगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां की 52% पॉपुलेशन कृषि क्षेत्र में कार्यरत है और भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग 14% का योगदान देती है। यह इंडियन एग्रीकल्चर का संक्षिप्त रूप में यहाँ पर इंट्रोडक्शन है। अब इन्होंने लिखा हमारी कृषि, जो कि डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है कि हमारी कृषि की वर्तमान दशा काफ़ी खराब है और इसके विभिन्न कारण निम्नलिखित हैं। प्रश्न में क्या पूछा गया है, सबसे पहले कि भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या को बताएं। तो इन्होंने इंट्रोडक्शन 2 लाइन में लिखा और उसके बाद तुरंत लिख दिया है कि समस्याएं निम्नलिखित है।
हमारे द्वारा जो मॉडल आंसर डिस्कस किया जाता है, या आप सभी जो भी स्टूडेंट हमारे आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, उनमें हमारे द्वारा हमेशा बताया जाता है कि इंट्रोडक्शन में ही ऐसा सेंटेंस नहीं लिखना है कि विभिन्न कारण निम्नलिखित हैं, विभिन्न उद्देश्य निम्नलिखित हैं। यहाँ पर हालांकि उन्होंने लिखा है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी आप लोग आंसर लिखें तो इंट्रोडक्शन के बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखें कि इसके विभिन्न कारण निम्नलिखित है, इसके विभिन्न उद्देश्य निम्नलिखित है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो ये भी हालांकि चलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा होगा कि आप पैराग्राफ चेंज करके विभिन्न कारण या विभिन्न उद्देश्य निम्नलिखित हैं ऐसे शब्दों का प्रयोग करें। तो यह संक्षेप में यहाँ पर इंट्रोडक्शन है। अब प्रश्न की जो पहली डिमांड क्या थी कि भारतीय कृषि की कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं, तो इन समस्याओं को हम लोग डिस्कस करते हैं कि अभी इंडियन एग्रीकल्चर के समक्ष, जो हमारी इंडियन एग्रीकल्चर है उसके समक्ष क्या क्या चुनौतियाँ, जिनमें सबसे प्रमुख जो चुनौती है वह है जोत का आकार। जनसंख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी से कृषि जोत का आकार घटता जा रहा है और कृषि पर निर्भर लोगों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। इससे इन छोटे जोतों पर वैज्ञानिक ढंग से खेती नहीं हो पाती और इसे कभी भी परती नहीं छोड़ी जाती है। साथ ही हमारी अदृश्य बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अब देखिए, जो यहाँ पर सबसे पहला है लिखा हुआ, कृषि जोत का जो आकार है वह छोटा होना। ये छोटा कैसे हो रहा है? पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो स्वाभाविक है जो एग्रीकल्चर लैंड है उसका डिवीजन होते जाएगा। अगर एक परिवार में अभी 4 लोग हैं, वह 4 लोग धीरे धीरे बढ़ने के बाद वह 10 लोग होते हैं, तो अभी जिन 4 लोगों के पास एग्रीकल्चर लैंड है उनका डिवीजन 10 लोगों के बीच होगा। तो इससे कृषि जोत का जो आकार है वह धीरे धीरे छोटा होता चला जाएगा और इंडियन एग्रीकल्चर की सबसे प्रमुख समस्या कृषि जोत का आकार छोटा होना है। दूसरी प्रमुख समस्या है शिक्षा। किसान और हमारी बढ़ती जनसंख्या में शिक्षा की कमी होने से वे अच्छे तरीके से खेती कैसे करें इसकी जानकारी वे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यानी कि अगर किसान शिक्षित ही नहीं होंगे तो वे आधुनिक रूप से वैज्ञानिक तरीके से कृषि कैसे कर पाएंगे, ये इन्होंने दूसरे पॉइंट में एजुकेशन को लेकर समझाने का प्रयास किया है। अगला पॉइंट है, देखिए किस प्रकार से मैं भी आप लोगों को आंसर राइटिंग प्रोग्राम में यही बताता हूं कि हमेशा पॉइंट का जो डिस्कशन होना चाहिए वह हमेशा 2 से 3 सेंटेंस में आपको डिस्क्राइब करने से ज़्यादा नहीं लिखनी है। जब भी आप पॉइंट में लिखें कि भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के निम्नलिखित कारण है, तो जोत का आकार छोटा होना मुश्किल से 3 लाइन में लिखा हुआ है। जो ये एजुकेशन है, अब देखिए एजुकेशन सिर्फ 2.5 सेंटेंस में, ये 2.5 वाक्य की, ये 2.5 सेंटेंस की पंक्ति लिखी हुई है और एजुकेशन के माध्यम से समझाया कि किस प्रकार से पिछड़ेपन का कारण है। तो ठीक है, ऐसे संक्षिप्त रूप में आपको लिखना है। अगला पॉइंट है, देखिए कितना संक्षिप्त ये सारे पॉइंट लिखे हैं। अगला पॉइंट है कृषि आधारित उद्योग का अभाव। हमारे देश में कृषि आधारित विभिन्न उद्योगों की भारी कमी है जिससे किसानों की आय नहीं बढ़ पाती है। अगर कृषि आधारित उद्योग ही नहीं होंगे तो किसानों की आय कैसे बढ़ेगी, तो यह एक पॉइंट लिखा गया है। अब संरचनात्मक अभाव, हमारे देश में विभिन्न प्रकार के कृषि संबंधी अवसंरचना जैसे भंडारण, खाद्य प्रसंस्करण, कोल्ड स्टोरेज, मार्केट आदि की काफ़ी कमी देखने को मिलती है। अगर मार्केट अवेलेबल भी है तो खेत से लेकर मार्केट तक पहुंचाने की ट्रांसपोर्टेशन की जो कमी है उसकी बहुत बड़ी कमी देखने को मिलती है। भंडारण ही नहीं हो पाएगी तो खाद्य को हम कैसे भंडारित कर पाएंगे। तो ये सारी अवसंरचनात्मक अभाव हैं जो कि हमारे इंडियन एग्रीकल्चर के समक्ष ये चुनौतियाँ बनी हुई है, समस्याएँ बनी हुई है। कृषि उत्पाद का सही दाम नहीं मिल पाने के कारण फसल उत्पादन तो किसान के द्वारा किया जाता है, लेकिन न तो उसे अच्छे दामों पर खरीदा जाता है और न ही भंडारण की सुविधा होती है, जिससे इसे सड़क पर फेंकने के लिए किसान बाध्य होते हैं या फिर औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर होते हैं। देखिए कितना संक्षिप्त रूप में कितनी सारगर्भित बातें कही गई है। इन्होंने लिखा है कि अगर किसान को फसल का सही दाम नहीं मिल पाएगा तो किसान फसल तो उत्पादन कर पाएंगे, लेकिन अगर सही दाम नहीं मिल पाएगा तो काफ़ी कम दाम पर उसे मार्केट में बेच देंगे या फिर ज़्यादा उत्पादन होने से उसे इधर उधर फसल बर्बाद कर पाएंगे। तो ये इंडियन एग्रीकल्चर की यानी कि भंडारण की सुविधा ना हो पाना या फिर फसल दाम जो फसल उत्पादन किया जा रहा है उसका आवश्यक जो दाम होती है, मिनिमम प्राइस होती है, उससे वह ना मिल पाना इंडियन एग्रीकल्चर की सबसे बड़ी समस्या है।
इसके अलावा एमएसपी का सही रूप से भुगतान नहीं हो पाना, समय यानी कि समयबद्ध रूप से भुगतान न हो पाना, बिचौलियों की काफ़ी अधिक संख्या, आपदा की बारंबारता, सही बीमा योजना का अभाव, नौकरशाह की उदासीनता, भ्रष्टाचार आदि प्रमुख समस्या है। यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर की समस्या इन्होंने एक पेज में लिख दिया। इसमें इन्होंने एक ही पेज के अंतर्गत 2-2, 3-3 शब्दों में लिखकर 6 पॉइंट को दर्शाया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और अंत में 2-3 वाक्यों के माध्यम से ही 4-5 समस्या को बता दिया है। जैसे बिचौलियों की काफ़ी अधिक संख्या है, आपदा की बारंबारता है, कभी बाढ़ कभी सूखे की समस्या देखने को मिलती है, सही बीमा योजना का अभाव, नौकरशाह की उदासीनता इंडियन एग्रीकल्चर के प्रति, एग्रीकल्चर लैंड के प्रति, और फिर भ्रष्टाचार आदि प्रमुख इंडियन एग्रीकल्चर की समस्याएं बनी हुई है। अब हम लोग देखते हैं जो प्रश्न का दूसरा सेक्शन था कि इन समस्याओं को दूर करने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे। आपका सुझाव मांगा जा रहा है। इन समस्याओं को दूर करने हेतु निम्नलिखित प्रयास किए जा सकते हैं, जैसे जोतों की चकबंदी कर सहकारी कृषि को बढ़ाना, किसानों को फसल को उपजाने संबंधी शिक्षा और इस पर कार्यशाला का आयोजन, यानी कि कुल मिलाकर जो कृषक वर्ग हैं उनको शिक्षित करना, या फिर सरकार के द्वारा कार्यशाला लगाकर उनको कृषि के बारे में, कृषि उत्पादन से संबंधित जागरूकता फैलाना, कृषि आधारित उद्योग तथा संविदा कृषि को बढ़ावा देना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, विभिन्न प्रकार के अवसंरचनात्मक निर्माण, खेत को बाजार से जोड़ने का प्रयास, बिचौलियों को खत्म करना, एमएसपी का समय से भुगतान और लागत का सही रूप से मूल्यांकन, ये सभी प्रयास कृषिगत जो समस्याएं हैं इनको दूर करने के लिए किया जा सकता है। हालांकि इसे और थोड़ा 1-2 शब्दों में वर्णन करना ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन चूंकि वहाँ पर समय की कमी होती है और इसके अलावा जो जितने सेक्शन में प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी सेक्शन को आपको वहाँ पर डिस्कस करना होता है, तो आपको वहाँ पर आप की पॉइंट्स के आधार पर आपको तय करने होंगे कि प्रश्न के किस सेक्शन पर हम ज़्यादा वरीयता दें। जैसे इन्होंने समस्या को लगभग 1 से 1.5 पेज में लिखने का प्रयास किया, लेकिन इसे दूर करने के जो सुझाव थे चूंकि कम महत्वपूर्ण थे समस्या की तुलना में, तो इन्होंने आधे पेज में भी डिस्कस नहीं किया है। तो ऐसे आपकी आंसर राइटिंग जो कौशल है वह धीरे धीरे इसी प्रकार के विकसित होनी चाहिए कि प्रश्न को समझने के तुरंत बाद आप इस स्थिति में आ सकें कि प्रश्न के किस सेक्शन पर ज़्यादा फोकस करनी है और किस सेक्शन पर कम फोकस करनी है। तो ये हो गया समस्या को दूर करने के लिए सुझाव। अब हम लोग जो प्रश्न का तीसरा सेक्शन है उस पर डिस्कस करते हैं कि सरकार के द्वारा इंडियन एग्रीकल्चर के विकास के लिए क्या क्या प्रमुख कदम उठाए जा रहे हैं। तो सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाएं निम्नलिखित हैं। पहला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। केंद्र सरकार ने किसानों के फसल को विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए 2% खरीफ फसल के लिए 1.5% रबी फसल हेतु मिनिमम प्रीमियम पर, मामूली प्रीमियम पर बीमा उपलब्ध कराया जा रहा है। यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत देखेंगे कि आपदा से प्रभावित, अगर आपकी कृषि एग्रीकल्चर आपदा से प्रभावित हो रही है, आपदा से प्रभावित हो गई है, नष्ट हो गई है, तो खरीफ फसलों पर 2% के इंटरेस्ट से आपका बीमा कराया जाएगा, रबी फसल पर 1.5% और मोटे अनाज संभवतः 5%, आप लोग उसे देख लीजिएगा। तो ये बीमा राशि है जो कि सरकार के द्वारा बीमा उपलब्ध कराया जा रहा है, तथा किसानों को 100% क्षति की भरपाई की जा रही है। यह गवर्नमेंट के द्वारा किसानों की एक तरह से कह सकते हैं कि काफ़ी एक पूरक आय के रूप में यह स्कीम काम कर रही है। इसके अंतर्गत लगभग सभी कृषि उत्पादों को शामिल किया गया है तथा बिचौलियों को ख़त्म करने के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस इंडियन एग्रीकल्चर के तहत बिचौलियों को ख़त्म करने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है और फसल बीमा तो सरकार के द्वारा किसानों को प्रोवाइड की ही जा रही है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा जो प्रमुख सरकार के द्वारा किया गया है, स्वामीनाथन समिति के सिफारिश को लागू करना। इसके तहत सरकार लागत मूल्य का 150% मूल्य पर किसानों के फसल को खरीदने का वादा सरकार के द्वारा किया गया है। यानी कि स्वामीनाथन फार्मूला, अगर देखिए इंडियन एग्रीकल्चर से संबंधित प्रश्न आया और स्वामीनाथन समिति का आप लोग डिस्कस नहीं करेंगे तो एक कह सकते हैं कि आपका जो आंसर है वह अधूरा माना जाएगा। स्वामीनाथन समिति इंडियन एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत इनकी महत्वपूर्ण सिफारिशें रही है। एमएसपी से संबंधित कई सारे सिफारिशें इनकी महत्वपूर्ण है और इन्हीं समिति की सिफारिश के आधार पर वर्तमान सरकार के द्वारा चुनाव के समय वादा किया गया था किसानों से कि जो किसानों के द्वारा फसल उत्पादन किया जा रहा है उसका 1.5 गुना यानी कि मिनिमम 150% एमएसपी दिया जाएगा। तो यह सरकार की गारंटी में एक प्रमुख गारंटी शामिल है। तो यहाँ पर दूसरा इस दिशा में सरकार के द्वारा कदम भी उठाए गए हैं, इसीलिए सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयास में इसे शामिल किया जा सकता है। अगला सरकार का एक महत्वपूर्ण योजना है कुसुम परियोजना, जो कि किसानों के लिए पूरक आय का कार्य कर रही है। कुसुम परियोजना, इसके अंतर्गत किसान मात्र 10% पूंजी का निवेश कर अपने खेतों में सोलर पंप लगा सकते हैं।
और उत्पादित बिजली को अपने इस्तेमाल के बाद ग्रिड के माध्यम से सरकार को बेच सकते हैं। देखिए कितनी महत्वपूर्ण स्कीम है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट के द्वारा कहा जा रहा है कि आप सिर्फ 10% का आप निवेश करिए और 10% का निवेश कर आपकी जो खेत होती है खेतों में आप सोलर पंप, सोलर प्लेट का यूज करिए, वहाँ से सौर ऊर्जा का उत्पादन करिए, बिजली वहाँ पर प्रोड्यूस करिए और बिजली उत्पादन करिए और बिजली उत्पादन करने के पश्चात अपनी खेतों की सिंचाई, पटवन वगैरह की व्यवस्था उसी बिजली से कर, जो अतिरिक्त बिजली आपके पास बचत होती है उसको मार्केट में आप बेच दीजिए। तो मार्केट में बेचने से क्या होगी, तो किसानों को आय की प्राप्ति होगी और यही पूरा काय किसानों के डेवलपमेंट के लिए, किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में कार्य करेगी। तो इस प्रकार से कुसुम योजना सरकार की एक महत्वपूर्ण स्कीम है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना, इसके तहत किसानों के फसल को खरीदने हेतु अनेक माध्यमों का सहारा लिया गया है। सरकार का मानना है कि सरकार या तो स्वयं खरीदे फसल को, सरकार या तो स्वयं तय एमएसपी पर खरीदे या फिर, देखिए इसका कहने का मतलब प्रधानमंत्री अन्न आय संरक्षण योजना है जो सरकार के द्वारा किसानों की आय को जो दुगनी करने का प्रयास किया जा रहा है। कहीं कहीं आप देखेंगे कॉपी में आपको पढ़ने में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, ऐसे हमें कुछ वर्ड जो हैं वह अस्पष्ट हैं जिससे पढ़ने में दिक्कतें आ रही है, लेकिन फिर भी जो कहने का इसका निचोड़ है वह है कि केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना के माध्यम से किसानों की आय को दुगनी करने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। इससे किसानों को पूरक आय की प्राप्ति हुई है। अगला पॉइंट है ऑपरेशन ग्रीन। आप देखिएगा कि इसे बजट के जरिए भारत सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा बजट के माध्यम से ऑपरेशन ग्रीन को लॉन्च किया गया था। इसके तहत जल्दी खराब होने वाले उत्पाद जैसे प्याज, आलू और टमाटर हेतु सरकार ने 500 करोड़ रुपए के एक फंड की स्थापना की दिशा में आगे कदम बढ़ाया है ताकि इसके मूल्य में भारी परिवर्तन को रोका जा सके तथा किसानों को इसका लाभ मिल सके। यानी कि ऑपरेशन ग्रीन प्याज, आलू, टमाटर जैसे जल्दी खराब होने वाले उत्पादों के लिए ऑपरेशन ग्रीन सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था ताकि इसका भंडारण किया जा सके। इसके लिए सरकार के द्वारा 500 करोड़ रुपए की एक फंड भी जारी की गई थी और इसके जरिए कि प्याज, आलू, टमाटर आदि का उत्पादन करने वाले किसानों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो ऑपरेशन ग्रीन एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा ई नाम इसका पूरा नाम है। ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, NAM मतलब नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, कृषि बाजार, ठीक है, राष्ट्रीय कृषि बाजार, इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार आप कह सकते हैं। इसके अंतर्गत किसानों को अपने उत्पाद को देश के किसी भी मंडी में बेचने का अधिकार प्रदान किया गया है। इससे क्या होगा कि एक बिचौलिए की समाप्ति होगी और देश के किसी मंडी में अगर किसान स्वयं जुड़कर बेचते हैं, किसी फसल को बेचते हैं, तो किसानों को फसल का वास्तविक आय जो है, वास्तविक इनकम जो है वह प्राप्त हो सकेगी। अब है इसके अलावा बिहार सरकार के द्वारा की गई, देखिए यहाँ बिहार सरकार के द्वारा इन्होंने लिखा है लेकिन यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है क्योंकि प्रश्न में बिहार सरकार ऐसा कुछ मेंशन नहीं है और ये पॉइंट के अंतर्गत इन्होंने लिखा, तो ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार की योजना के तहत इन्होंने इसे शामिल कर दिया। आप इसे बिल्कुल लिखें, गलत नहीं होगा, लेकिन एक पैराग्राफ में अंत में निष्कर्ष रूप पर आप एक पैराग्राफ में लिखें तो कहीं ज़्यादा बेटर होगा। बिहार सरकार के द्वारा लागू की गई मुख्यमंत्री कृषि सहायता योजना, जिसके तहत 20% फसल का नुकसान होने पर 7500 रुपये हेक्टेयर तथा 20% से अधिक क्षति होने पर 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर दिए जाने का फैसला किया गया, जो कि बिहार सरकार के द्वारा किसानों को राहत प्रणाली के रूप में एक राहत प्रणाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्व का पता लगाने तथा जरूरत के अनुसार इसे पोषण उपलब्ध कराने हेतु काफ़ी अहम प्रयास मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से किया जा रहा है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड का मतलब है जिस प्रकार से व्यक्ति हर एक पर्सन का स्वास्थ्य कार्ड बनता है ना, उसी प्रकार से मृदा का भी स्वास्थ्य कार्ड बनाया जाएगा और इसके जरिए यह पहचान की जाएगी कि कौन सी मृदा किस खेती के लिए, किस फसल की खेती के लिए ज़्यादा उपयुक्त है और इसके जरिए किसानों को बताया जाएगा कि आप अपनी लैंड के अंतर्गत इसकी आप एग्रीकल्चर इसका प्रोडक्शन करिए। तो इससे क्या होगा, किसानों की इनकम बढ़ेगी क्योंकि वे मिट्टी के अनुरूप फसल का उत्पादन कर पाएंगे और उसकी प्रोडक्टिविटी होगी वह ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार से प्रश्न के जो 3 सेक्शन पूछे गए थे, सबसे पहले समस्या, उसके बाद समस्या को दूर करने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, इसके बाद सरकार के द्वारा इस दिशा में
क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इन तीनों सेक्शन के ऊपर डिस्कस किया गया है। अब निष्कर्ष है, संक्षिप्त रूप में आपको निष्कर्ष भी लिखना होता है, जैसा कि हर प्रश्न में लिखना है। समग्रतः कहा जा सकता है कि आने वाले समय में कृषि का कायाकल्प हो सकेगा, लेकिन इसके लिए इन योजनाओं को धरातल पर सही रूप से क्रियान्वयन करना आवश्यक है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का डिस्कशन समाप्त हुआ। देखिए, इस प्रश्न में इन्हें 23 मार्क्स प्राप्त हुए, जो कि इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत अच्छे मार्क्स कहे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आज का प्रश्न डिस्कशन हम लोग समाप्त करते हैं। इसके बाद जो भी सेक्शन में अच्छे अंक उन्हें प्राप्त हुए हैं, इसके बाद के वीडियो में अगले प्रश्न को डिस्कस किया जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी की आंसर राइटिंग अभिक्षमता कौशल के विकास करने में हमारी ये बीपीएससी मेंस की जो डिफरेंट सेलेक्टेड स्टूडेंट की जो कॉपी है, वह उसका डिस्कशन आप सभी के आंसर राइटिंग प्रोग्राम को डेवलप करने में, आंसर राइटिंग स्किल को डेवलप करने में ये सीरीज हमारी काफ़ी आपके लिए डेवलपमेंट साबित हो रही होगी। अंत में फिर से एक बार महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। एकेडमिक्स फॉर सीएसई के द्वारा 67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए जीएस पेपर 1 प्लस जीएस पेपर 2 दोनों को मिलाकर 100 मॉडल आंसर को हमारे द्वारा तैयार किया जा रहा है, जो कि 67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए सभी संभावित प्रश्नों की एक सीरीज होगी, जिसमें प्रश्नों के साथ साथ बीपीएससी पैटर्न में आपको किस प्रकार से शब्दों का उसमें ध्यान रखा जाएगा कि कितने शब्दों में आपको आंसर लिखना है, पेजेस का ध्यान रखा जाएगा, और उन सभी प्रश्नों के अनुरूप बीपीएससी पैटर्न पर पूरी तरह से आधारित 100 मॉडल आंसर आप सभी के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बारे में विशेष सूचना हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल और जितने हमारे जो भी चैनल अभी चल रहे हैं, मतलब यूट्यूब, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप जितने बने हुए हैं, उन सभी पर आप सभी को इसकी सूचना प्रदान कर दी जाएगी। यह सूचना आप सभी को 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के समाप्त होने के तुरंत पश्चात आप सभी को प्रोवाइड की जाएगी, और आप सभी अपनी सहूलियत के लिए और मुख्य परीक्षा में अच्छे अंक की प्राप्ति के लिए इस सीरीज को आप लोग जरूर परचेज करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।